हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। नॉर्मल्स एट पी क्यू आर ड्रॉन टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विच इंटरसेक्ट एट 3,0। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्वेश्चन समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पैराबोला हो गया। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करोगे तो a आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब है इस पैराबोला का जो फोकस हो गया वो हो गया 1,0। इसमें कहा है कि आपने इस पैराबोला पे 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं। वो नॉर्मल्स कहां किन पॉइंट्स पे ड्रॉ किए हैं? P पर, Q पर और R पर। और वो तीनों के तीनों नॉर्मल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 3,0। पहले 3,0 देख लेते हैं। ये रहा वो पॉइंट 3,0। तो जो 3 नॉर्मल्स आप ड्रॉ करोगे वो इस पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक नॉर्मल आपके पास ये होगा, एक नॉर्मल तो यही होगा और एक तीसरा नॉर्मल हमने यहां से बना लिया। तो हमने ये 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर लिए। ये जो पॉइंट है इसको हमने अज्यूम कर लिया P, इस पॉइंट को अज्यूम कर लिया Q और इसको नाम दे दिया हमने R, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3,0 पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो P है और ये जो R है, अगर हमें किसी तरह इनके कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएं तो हमारे लिए ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, यहां पर क्वेश्चन में कहा भी है ट्रायंगल PQR। ये देखो मैं ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। यहां पर ये रहा वो ट्रायंगल, लेकिन ये किस तरह का ट्रायंगल है? अब जैसे मैंने ये इसको ऐसे ड्रॉ किया तो जरूरी नहीं है कि फोकस से पास हो रहा है, डायग्राम में बन चुका है ऐसा। तो तब तक हमें पता नहीं लगेगा जब तक हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं चलेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? तो आप देखो, आपने 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए ना, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि किसी पैराबोला के इंटरनल पॉइंट से, इंटरनली कहीं पर से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए। तो पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन फॉर अ पैराबोला। ठीक है, अब या तो इस नॉर्मल को कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर कर लो या इसको कंसीडर करो, किसी को भी मान के चलो। अभी तक मान लो ये इन तीनों में से किसी एक की इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली अगर तुम इसको मानते हो तो ये जो नॉर्मल है वो 3,0 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये 3,0 जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब y की जगह आप 0 पुट करोगे, x की जगह 3 पुट करोगे तो ये 3m हो जाएगा। इसमें a आपका 1 है तो a की जगह 1 पुट करोगे तो ये 2m हो जाएगा माइनस ये m क्यूब। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये m क्यूब माइनस 1 इक्वल आ गया 0 के। सॉरी, यहां पर ये m है। ठीक हो गया। इसको यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। और अब यहां से m की 3 वैल्यू मिल जाएगी। एक m की वैल्यू 0, एक m की वैल्यू 1 और एक m की वैल्यू माइनस 1। ठीक हो गया। 3 स्लोप्स मिल गए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये जो m इक्वल टू 0 है ये इस लाइन के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। तो ये m इक्वल टू 0 इस नॉर्मल का स्लोप है, m इक्वल टू 1 इस नॉर्मल का स्लोप है, m इक्वल टू माइनस 1 इस नॉर्मल का स्लोप है। तो इसका मतलब हमें तीनों ही नॉर्मल्स के स्लोप मिल गए। अब ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं, जब कोई नॉर्मल किसी पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a ओवर m स्क्वायर 2a ओवर m। ठीक है, तो ये P भी एक पॉइंट है, R भी एक पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ये होंगे। तो आप रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ m यहां पर पुट करोगे तो आपके पास P और R आ जाएगा। तो पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है और इस पॉइंट के लिए जैसे स्लोप इसके लिए 1 हो जाता है और इसमें एक नॉर्मल के लिए स्लोप क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो दोनों को बारी बारी से अगर हम यहां पुट करते हैं तो ये मिल जाएगा 1 ओवर, अगर 1 पुट करोगे तो 1 ओवर 1 1 हो गया,
2 मल्टीप्लाई 1/1, तो ये भी 1, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब 1,2 मिल गया। तो ये इस पॉइंट का नॉर्मल आ गया। ठीक हो गया। ऐसे अगर -1 पुट करोगे तो a की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, तो ये 1 हो गया। a की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, ये -2 हो गया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1, -2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 2। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है P और R दोनों के जो x कोऑर्डिनेट हैं वो 1 है। इसका मतलब है ये जो मैंने लाइन बना रखी है, इस लाइन को हम कहेंगे x = 1, है ना। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो चुकी, x = 1, तो ऑब्वियसली ये लाइन इस पॉइंट से पास होगा, मतलब 1,0 पॉइंट से पास होगा। ठीक हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपको पता है ना। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस। देखो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, टोटल हो गया 2। ये लेंथ 1 है, तो ये हो जाएगा 1 × 2। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हमें देखना पड़ेगा पहले। हमने ये लेंथ सही लिए नहीं लिए, हाँ ये देखें, ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, टोटल ये 4 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, ये 4 होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसमें फिट बैठता है। अच्छा, इसी में एक दूसरा पार्ट भी है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमने जो ये PQR बना रखा है, PQR, इसका सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है x1 + x2 + x3 over 3, y1 + y2 + y3 over 3। ये हमारे पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर x1 देखें कितना है, x1 है 1, x2 है 0, और फिर यहां पर x3 है 1। तो हम लिखेंगे 1 + 0 + 1 over 3, y1 है 2, y2 है 0, y3 है -2। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 + 0 - 2 over 3। सॉल्व करोगे ये वाली टर्म तो 0 हो जा रही है, और ये हमें क्या दे रहा है, 2/3, 0। तो बच्चों ये हमारे पास सेंट्रॉइड आ गया इसका। तो 2/3, 0, ये हमारे पास ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें तीसरा पार्ट देखते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल PQR हैज द कोऑर्डिनेट्स। अब सर्कम सेंटर से हमारा क्या मतलब होता है, आप ये चीज समझें कि जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूं, ठीक है, और इस टाइप से ड्रॉ करता हूं। इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं बनाऊं इस टाइप से, तो जहां पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलेंगे वो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मान लो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये दोनों साइड्स बराबर हैं, और ये मैंने इसमें एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया है। ये पॉइंट इन दोनों वर्टिसेस का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो आप ये चीज ध्यान रखें, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर मैं इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो वो इस पॉइंट पर आके मिलेगा, इस पॉइंट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं तो वो इस पॉइंट पर आकर मिलेगा। तो इन तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे, जो कि ये थर्ड जो लाइन है, थर्ड जो साइड्स है उसका मिड पॉइंट है। तो इसको हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या, सर्कम सेंटर। ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पर, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब है जो आपके पास थर्ड साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो ही इस ट्रायंगल का क्या हो जाए, माना जाएगा सर्कम सेंटर। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर हो जाता है 1,0। तो अगर हम यहाँ पर सर्कम सेंटर देखें तो हमारे पास जो बी आंसर है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये एक क्वेश्चन था, इसके 3 पार्ट्स थे। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स मैंने इस
वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।